गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हाल में ही कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। आपके ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है अमेरिका, सी है स्वीडन या डी है इजराइल। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इससे रिलेटेड मुझे एक एडिटोरियल डिस्कस करना है। भारत की विदेश नीति पर एडिटोरियल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। एक एडिटोरियल में पूरे के पूरे 2021 में भारत सरकार ने क्या क्या किया है विदेश नीति के तहत, और साथ ही साथ भारत की क्या प्रोज रही है, क्या कॉन्स रही है, कहाँ भारत ने चुनौती फेस किया और कहाँ भारत के लिए सकारात्मक पक्ष रहा है, पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है। मैं डिटेल से एडिटोरियल डिस्कस करूंगा आज भारत की विदेश नीति पे। तो सभी लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो के आखिर में इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगा। ओके, फर्स्ट पेज पे इस न्यूज को जरूर आप लोग पढ़ लें। कोरोना की लड़ाई में 2 और वैक्सीन को शामिल किया गया है। यहाँ पे वैक्सीन का नाम भी दिया गया है, इसको एक बार देख सकते हैं। टोटल भारत का अगर आप देखोगे तो 8 वैक्सीन को भारत में स्वीकृत मिला है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी है, जैकब डी है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कोवैक्स है और कोवोवैक्स है। तो ये 2 वैक्सीन है, इसको हाल फिलहाल में मंजूरी मिला है, कोवोवैक्स और कोवैक्स। तो ये दोनों को हाल फिलहाल में मंजूरी मिला है। ओके, फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगातार मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ कि चीन के साथ जो सीमा है और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है, वहाँ पे लगातार हमारे देश की सेना वहाँ पे पुल बना रही है। 24 पुल और 3 सड़कें का निर्माण वहाँ पे किया गया है ताकि हमारे सैनिक आवश्यकता के समय में आसानी के साथ चीन के साथ सीमा पे और पाकिस्तान के साथ सीमा पे पहुँच जाए। तो इसी के लिए ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने चाबहार परियोजना का डिस्कस किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने में भी ये प्रश्न रखा गया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी सरकार ने ये कहा है कि क्या जरूरी है, क्या पर्यावरण जरूरी है या हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है। बहरहाल आपके लिए एक संगठन याद रखना चाहिए आपको, ये संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। नॉर्मली जो देश में सड़क होता है उसका निर्माण करती है सड़क मंत्रालय के द्वारा निर्माण किया जाता है, सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा देश की सड़क का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो हमारे देश की सीमा के पास जो सड़क बनता है, पाकिस्तान की सीमा के पास जो हमारे पास सड़क बनता है, या चीन के साथ जो हमारी सीमा है वहाँ पे जो सड़क बनता है, वहाँ पे सड़क का निर्माण इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। और इंडियन आर्मी का ही एक विंग है, एक पार्ट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी के तहत आता है और वो निर्माण करता है सीमा के पास जो भी निर्माण होता है, जो भी सड़क का निर्माण होता है या पुल का निर्माण होता है, वो इंडियन आर्मी का एक पार्ट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वही वहां निर्माण करती है। बीमा किया है तो देना होगा क्लेम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी का बीमा कर रहे हैं तो आपको क्लेम देना पड़ेगा। अब देखिए, बीमा को लेकर के जिस तरह से सेबी हमारे देश में काम करती है शेयर मार्केट को लेकर के, शेयर मार्केट का कोई इशू होता है तो बेसिकली सेबी देखती है। सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, RBI बैंक का रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। उसी तरह से हमारे देश में बीमा जो है उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है IRDA। तो IRDA के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। IRDA एक वैधानिक निकाय है, इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था। यह एक स्वायत्त संगठन है। इसमें 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं,
5 इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका कार्य बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना, उसे बढ़ावा देना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि या तो दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। बाकी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ का बस ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप बीमा करते हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी अगर बीमा करती है और तो उसे क्लेम देना पड़ेगा। अब मातृभाषा में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव सरकार ले रही है। हमारे देश में जो इंग्लिश है वो अंग्रेज़ों की देन है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इंग्लिश का कुछ ज़्यादा बोलबाला हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। क्या भारत को विकसित करने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या जापान विकसित नहीं है? क्या जापान में इंग्लिश चलता है? तो बिल्कुल नहीं। जापान का एक व्यक्ति मैं देख रहा था, वो इंडिया आया था तो वो काफ़ी हम लोग पे हंस रहा था। उसका रीज़न था कि वो बोला कि भारत में हिंदी की जगह आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं इंग्लिश को। इंग्लिश जो बोल रहा है या इंग्लिश को जो बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं वो ज़्यादातर इंडिया में दे रहे हैं। जापान में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है, फिर भी जापान डेवलप है। चीन में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है, फिर भी चीन डेवलप है। जर्मनी में भी इनफैक्ट वहाँ के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। और रूस में जाओगे तो रूस में भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है, फिर भी वो डेवलप है। तो क्या आवश्यकता है कि भारत में इंग्लिश की इतनी बाहुलता हो? इसकी ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई देती है। तो इसको लेकर के काम कर रही है, इनफैक्ट आईआईटी मुंबई काम कर रही है कि जो भी इंजीनियरिंग का करिकुलम है उसको कन्वर्ट किया जाए लोकल लैंग्वेज में, मसलन हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, बंगाली में कन्वर्ट किया जाए, तमिल तेलुगु वगैरह में कन्वर्ट किया जाए। इसको लेकर के आईआईटी मुंबई काम कर रही है और निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम होगा। अधिक से अधिक बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग को समझ पाएंगे। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यही होता है। आज जो है 80% इंजीनियर जो है ऐसे इंजीनियर हैं जो कैपेबल नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग जिसकी क्लियर नहीं है, जो कैपेबल नहीं है। और ये रिपोर्ट ये बताता है, यानी वो सक्षम इंजीनियर नहीं है। अगर कंप्यूटर साइंस के किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो कंप्यूटर साइंस के लिए वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। तो इसका एक बेसिक रीज़न में कहीं ना कहीं मातृभाषा भी आती है या भाषा भी आती है। तो इसलिए अगर उसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो उसकी समझ काफ़ी डेवलप होगी और भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी भूमिका वो निर्वहन कर पाएंगे। पांच भारतीय कंपनी को अत्यधिक ठंडे के मौसम के कपड़े की को लेकर के अभी डीआरडीओ ने 5 कंपनियों को तकनीक सौंपी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अत्यधिक ठंडा जो होता है कहाँ होता है? एक तो सियाचिन ग्लेशियर में होता है। दूसरा जो है कि अभी हमारे साथ चीन की सीमा विवाद चल रहा है और अब ठंडा का मौसम आ गया, तो वैसी कंडीशन में सीमा पे हमारे चीन के साथ विवाद को देखते हुए हमारे देश के सैनिकों को वहाँ डटे रहने की आवश्यकता है। और डटा वो तभी रहेंगे जब उन्हें इस तरह का कपड़ा उपलब्ध होगा, अत्यधिक ठंडे वाली कपड़ा उन्हें उपलब्ध होगा। तो निश्चित तौर पे ये सकारात्मक कदम है, डीआरडीओ का अच्छा कदम है कि 5 कंपनी को उन्होंने तकनीक दिया है कि आप ठंडा कपड़ा बनाइए ताकि हमारे देश के सैनिकों को मिल सके, ताकि भारत की सीमा की सुरक्षा हो सके। गरीबों को डॉक्टर हूँ उसके कल्याण की अलख जगाऊंगा। ये बिहार से संबंधित हैं, पटना के डॉक्टर हैं और काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं पटना के। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, आईएमए के अध्यक्ष हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सहजानंद। ये आईएमए के अध्यक्ष हैं। वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चूँकि आईएमए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रेगुलेट होती है, पूरे इंडिया लेवल पे रेगुलेट होती है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये डायरेक्टर हैं। अब करोड़पति बनाने का सपना नहीं बेच सकेगी
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, देश में कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को फंसाने का काम कर रही है, चेन सिस्टम का यूज कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में लगातार ये सरकार पे दबाव था कि सरकार जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम बनाए। तो इस तरह का नियम देख रहा हूँ कि सरकार एक नए नियम लाई है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रेगुलेट करेगी, और जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सब पे ये कुछ दिन में ये नियम लागू हो जाएंगे। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। सुनीता को भोजन माता पद पे मिलेगी तैनाती। देखिए ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अधिक इंपॉर्टेंट बस एक संगठन है SC आयोग। SC आयोग के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत के बुक में डिटेल से दिया हुआ है SC आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसको आप लोग जाकर के अपने जो एस्थेटिक पोर्शन है, यानी आपके जो लक्ष्मीकांत की बुक है उससे देख लीजिएगा। पेपर पढ़ने का मतलब यही होता है कि पेपर को आप रिलेट करें, पेपर को आप अपने एस्थेटिक पोर्शन से रिलेट करें, आप अपने हिस्ट्री के बुक से उससे रिलेट करें, पॉलिटी के बुक से रिलेट करें, इकोनॉमिक्स से रिलेट करें, ज्योग्राफी से रिलेट करें, तो हर एक चीज़ से रेगुलेट करें। आज के समय में यही हो रहा है कि आपको अपडेट पूछता है, अगर कोई न्यूज़ यहाँ पर चर्चा में है तो उससे रिलेटेड उसका जो पर्सपेक्टिव होगा, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होगा वो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, या उससे रिलेटेड जो उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट होगा वो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा वो पूछ देगा। तो स्टैटिक क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं आज के समय में वो भी पूछे जाते हैं करंट के ड्राई पोर्शन के रूप में, यानी करंट का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको लेकर के पूछ दिया जाता है। अच्छा, इस न्यूज़ में भी आपके लिए ईडी इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मैटर हुआ था उसके बाद 3 संगठन काफ़ी चर्चा में थी। एक CBI थी, दूसरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था, और तीसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया है, इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। वन टाइम इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वन टाइम पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो यह है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, इसके स्पेशल स्क्रीनशॉट लेकर के। और ये कॉन्क्रीट दिया हुआ 2021 में भारत की विदेश नीति किस तरह से रही है, पूरा ये ड्राइव किया गया। यानी पिछले 1 वर्ष में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत की विदेश नीति किस तरह से रही है, तो बहुत सारे न्यूज़ को इन्होंने कलेक्टिवली तौर पे यहाँ पे बताया। भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति पर जब आपको क्वेश्चन लिखना हो, आंसर लिखना हो, तो एक कोटेशन को जरूर आप लोग यूज करें। जब भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको लिखना हो एक कोटेशन को यूज करें, और ये कोटेशन है हेनरी किसिंजर का। हेनरी किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन के सलाहकार रह चुके हैं हेनरी किसिंजर, और उस समय में अमेरिका के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो हेनरी किसिंजर का एक कोटेशन था अंग्रेजी में, वो था कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। हिंदी में इसको आप कर सकते हैं, इस कोटेशन को यूज कर सकते हैं एज ए हिंदी में इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है, बल्कि अस्थायी हित निहित होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो परमानेंट आपके कोई मित्र होंगे और ना ही कोई परमानेंट एनिमी होंगे, बल्कि परमानेंट इंटरेस्ट होता है। मसलन रूस के साथ हमारा इंटरेस्ट है, रूस के साथ हमारी दोस्ती क्यों है, क्योंकि हम रूस के साथ हथियार परचेज करते हैं। हाल में ही S-400 मिसाइल हमने परचेज किया रूस के साथ, तो इसलिए रूस के साथ हमारी दोस्ती है। तो हमारा रूस के साथ एक इंटरेस्ट है। अमेरिका के साथ हमारी नज़दीकी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका को चीन को इनकाउंटर करने के लिए एक सहयोगी के रूप में वो भारत को दिख रहा है। चीन को अमेरिका को टक्कर देना है, इसलिए अमेरिका भारत को एक सहयोगी के रूप में देख रहा है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ लगातार अपने संबंध को इम्प्रूव कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हित इंपॉर्टेंट होता है, दोस्ती दुश्मनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, हित इंपॉर्टेंट होता है। आपका किसी के साथ हित अच्छा है तो आपका उसके साथ दोस्ती हो जाएगा, और आपके हित किसी के साथ नहीं है तो आपके साथ उसका दोस्ती नहीं रहेगा। सिंपल है। दो 2021 की विदेश नीति, 2021 की विदेश नीति में लगातार मैं देख रहा हूं कि मध्य एशिया के साथ भारत संबंध अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मध्य एशिया के देश जो है भारत में NAC लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। NAC लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसको लीड किए थे हमारे देश के NSA अजीत डोभाल जी, और उसमें जितने भी मध्य एशिया के 5 देश थे, 5 देश के NSA ने पार्टिसिपेट किया था। हाल में ही आपने देखा होगा कि
फॉरेन मिनिस्टर जो है वहाँ के, मध्य एशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान में जिस समय में OIC की समिट चल रही थी उसी समय में मध्य एशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विदेश मंत्री के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे तालिबान के इशू को लेकर के, अफगानिस्तान के इशू को लेकर के। इसी तरह से आप देखोगे कि हमारे देश में 26 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 26 जनवरी को जो हम राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं, तो इस बार 26 जनवरी 2022 को मध्य एशिया के 5 देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया, भारत में आमंत्रित किया गया। तो निश्चित तौर पे भारत मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव कर रहा है। 2021 में हम ऐसा देख रहे हैं। ये विदेश नीति में भारत को एक तरह से चेंज आप देख सकते हो। ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा भारत कोरोना के समय में पड़ोसी देशों को मदद किया। भारत ने जो ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा पड़ोस के बहुत सारे देश, श्रीलंका में दवाई भेजा, म्यांमार में भेजा, मालदीव में भेजा, तो पड़ोस के कई सारे देशों को भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मदद किया है कोरोना के समय में। और साथ ही साथ विश्व को देखोगे, अमेरिका को हमने HCQ दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को हमने दिया, पैरासीटामोल विश्व के कई सारे देशों को हमने दिया। तो लगातार भारत विश्व के देशों का मदद कर रहा है, चाहे दवाई में हो, चाहे कोरोना के वैक्सीन में हो, कोवैक्सीन में हो, कोविशील्ड में हो, विश्व के देशों को लगातार हम भेजने का काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन का जो पेटेंट फ्री है उसके लिए भारत ने लामबंदी किया। अच्छा, इस पे भी कई एडिटोरियल हमने डिस्कस किया आपके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पेटेंट फ्री का मतलब क्या होता है? पेटेंट फ्री का मतलब होता है जैसे भारत मैक्सिमम आप लोगों ने कोविशील्ड लगाया होगा। मैक्सिमम आप सभी लोगों ने कोविशील्ड लगाया होगा। कोविशील्ड क्या इंडिया की कंपनी बनाई है? बिल्कुल ही बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को बनाया, बिल्कुल सही है। लेकिन कोविशील्ड का जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, कोविशील्ड पे जो रिसर्च किया, वो ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटेन की कंपनी ने कोविशील्ड पे रिसर्च किया और उसको बनाया है इंडिया की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट। अब मान लेते हैं कि मार्केट में इसकी प्राइस है 200 रुपया। तो 200 रुपये अगर इसकी प्राइस है तो 100 रुपये अगर सीरम को मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा आपको ब्रिटेन की जो कंपनी है जिन्होंने रिसर्च किया उसको भी मिलेगा, चूँकि उस कंपनी ने पूरा रिसर्च किया। पेटेंट फ्री का मतलब होता है कि ये 100 रुपये जो ब्रिटेन की कंपनी को देना था ये हमें नहीं देंगे। अब सोचो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ब्रिटेन की कंपनी का, उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया। तो अगर हम इन्हें 100 रुपया नहीं देंगे तो सिर्फ 100 रुपये में कोरोना की वैक्सीन लोगों को मिलेगी जो पहले 200 रुपये में मिलती थी। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर पेटेंट फ्री हो जाता तो विश्व का कितना भी देश है, गरीब से गरीब देश है, जो अफ्रीकन कंट्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें कोरोना की वैक्सीन सस्ते में मिल पाती। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत लगातार लामबंद कर रहे थे, WTO में गए थे दोनों की कोरोना की वैक्सीन को पेटेंट फ्री किया जाए, और विश्व के कई सारे देशों ने समर्थन किया था। हालांकि इसे अभी तक पेटेंट फ्री नहीं किया गया, राइट, अभी तक इसे नहीं किया गया, लेकिन लगातार विश्व के देशों के साथ लामबंदी किया गया था। WTO में लगातार गए थे ये लोग कि इसे पेटेंट फ्री किया जाए। 2021 में ISA में भारत की कूटनीति कामयाब रही है। निश्चित तौर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस मजबूत हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अब UN ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। 2021 में UN ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। इसका मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत की कूटनीति कामयाब रही है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के पास पड़ता है, गुड़गांव वहाँ पे हरियाणा में है। 2021 में विश्व के कई सारे शक्तिशाली देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बने हैं। मसलन अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब देश जो है, जो विश्व के शक्तिशाली देश है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बने हैं, जो भारत की कूटनीतिक जीत को शो करता है। क्वाड को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। क्वाड की 2 बैठक हुई है। पहली बैठक हुई थी आई थिंक फरवरी या मार्च महीने में, और दूसरी बैठक जो सबसे इंपॉर्टेंट बैठक थी वो इन पर्सन समिट थे। इन पर्सन मतलब चारों ही देश के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे, और ये हुआ था 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में इन पर्सन समिट हुआ था। पहला क्वाड इन पर्सन समिट हुआ था। इन पर्सन समिट का मतलब क्वाड के चारों देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। इसके बाद देखोगे फ्रांस ने क्वाड के साथ मिलकर के हिंद प्रशांत
जो हिंद महासागर है वहाँ पे नौसेना अभ्यास किया है। एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन शायद ला पाजमा या ला पाल्मा था, ऐसे कुछ था नाम उसका। ये फ्रांस के द्वारा एक्सरसाइज था बेसिकली, नाम आप लोग देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन जो बेसिक ये है कि फ्रांस ने क्वाड के जो चारों देश हैं, चारों देशों के साथ मिलकर एक नौसैनिक अभ्यास किया था आपको हिंद महासागर में। और उसके बाद क्वाड के देशों ने मालाबार सैन्य अभ्यास तो किया ही है, क्वाड के चारों देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिक ये है कि क्वाड 2021 में स्ट्रांग हुआ। चाबहार और भारतीय रणनीति। चाबहार पे हम देख रहे हैं कि भारत की अपनी रणनीति वहाँ पे है। चाबहार को लगातार भारत सशक्त करने का प्रयास कर रहा है। ईरान का एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था जिसका नाम है बंदर अब्बास। तो बंदर अब्बास से पहले INSTC गुजरता था, जो अब भारत कोशिश कर रहा है कि ये गुजरे कहाँ से, चाबहार पोर्ट से गुजरे। INSTC क्या होता है, एक टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, इसका जो पूरा रोड मैप है उसको पोस्ट कर दूंगा मैं। लेकिन बेसिक आप इसको समझ सकते हैं कि INSTC भारत के JNPT से शुरुआत होता है, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट से शुरुआत होता है और जाता है सीधे रूस को कनेक्ट करता है। तो भारत से रूस को कनेक्ट करने का जो एक साधन है वो है INSTC, जो बेसिकली ईरान के चाबहार पोर्ट से अब गुजरेगा, पहले ये बंदर अब्बास से गुजरती थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की लामबंदी। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर बने, लगातार कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत लगातार लामबंदी कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के कई सारे संगठन है जिसका भारत सदस्य बना है। तो ये आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सारे जो संगठन है जिसका भारत सदस्य बना है। अच्छा, चुनौती क्या है? कुछ चुनौती जो इंपॉर्टेंट चुनौती है जो भारत को 2021 में फेस करना पड़ा है। सबसे पहला चुनौती है चीन के साथ हमारी सीमा विवाद और तालिबान की वापसी। 15 अगस्त 2021 को तालिबान सत्ता में आती है और मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त 2021 को दिन भारत के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तालिबान पूरी तरह से सत्ता में आ गया अफगानिस्तान पे। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक चिंता का विषय है। म्यांमार में जो सेना तख्तापलट किया, भारत ऐसी कंडीशन में किंग कर्तव्य विमूढ़ है। भारत को पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए। क्या हमें म्यांमार में चुनी हुई सरकार का समर्थन करना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार का संगठन करना चाहिए, या वहाँ पे सेना का समर्थन करना चाहिए? और इसी के साथ देखोगे आप अवैध प्रवासी की समस्या बढ़ी है। जिस तरह से म्यांमार में तख्तापलट हुआ उसके बाद अवैध प्रवासी की समस्या बढ़ी है। म्यांमार से कई लोग इंडिया में आ रहे हैं, कई सारे रोहिंग्या इंडिया में आ रहे हैं। ड्रग्स की समस्या बढ़ी है। अडानी पोर्ट पे आपने देखा होगा कि लगभग 3000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स पकड़ाया गया था। तो इस तरह का देश में कई सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे 2021 भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से, विदेश नीति के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा ईयर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगस्त महीने में भारत ने अध्यक्षता भी किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखो, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली नाम पूछ सकता है कि पदयात्रा कर रहे हैं संजीत दास। संजीत दास पदयात्रा कर रहे हैं कहाँ से? तो ये हुगली के निवासी हैं और ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की पैदल की यात्रा कर रहे हैं। तो वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति गंगोत्री से गंगा सागर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उनका नाम है संजीत दास। इस न्यूज़ को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है कि ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बना देने का। ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान जो परमाणु हथियार बन रहा था उसमें सबसे अधिक जो देश मुखर था वो था इजराइल। और इजराइल ने कहा है कि ईरान के साथ अच्छे परमाणु समझौता का विरोध नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे देखते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील अभी क्या होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में लगातार चर्चा हो रही है ईरान न्यूक्लियर डील में ईरान को फिर से एक बार शामिल करने का, और अमेरिका फिर से एक बार ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल होना चाहता है। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है? तो अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, USA। अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है।
चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।